हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं 10th क्लास के NCERT मैथ, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था और एक लेसन पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुपद जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर यानी सेकंड नंबर चैप्टर जो है उसको हम लोग शुरू करेंगे और उसका थ्योरी हम लोग पहले देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के बीच में बहुपद जो चैप्टर है उसको। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लीजिए कि बहुपद कहते किसको हैं, किस प्रकार के जो चीज है, जानवर है, आदमी है, क्या है, बहुपद है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि बहुपद क्या है। तो देखिए, बहुपद की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो कर सकते हैं बहुपद की परिभाषा क्या, कि कोई भी चर मान का वैसा बीजीय व्यंजक। कह सकते हैं बहुपद की परिभाषा क्या, कि कोई भी चर मान का, कोई भी चर मान का वैसा बीजीय व्यंजक, कोई भी चर मान का वैसा बीजीय व्यंजक, कोई भी चर मान का वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का, जिसमें प्रत्येक चर, जिसमें प्रत्येक चर का घात, जिसमें प्रत्येक चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जिसमें प्रत्येक चर का घात क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यही आपका हुआ परिभाषा बहुपद का। अर्थात अब इस बहुपद की परिभाषा को पहले अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए पहले बढ़िया से। बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसका परिभाषा है कि कोई भी चर मान का, कोई भी चर मान का वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए एक एक स्टेप को हम लोग समझते हैं। कोई भी चर मान का, तो पहले यहां बात रही कि चर मान क्या होता है, चर कहते किसको हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, चर संख्या हम लोग किसको कहते हैं उसको पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए, वैसी मान कह सकते हैं या वैसी राशि कह सकते हैं जिसको परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, उसे हम चर राशि कह सकते हैं। जिसे हम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर परिभाषा हम बोल रहे हैं, इन चीजों को आप समझेंगे कि परिस्थिति के अनुसार हम जिसे बदल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। क्लियर है? जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैथ बना रहे हैं और इसमें हम लोग मान लिए कि पेंसिल का दाम 100 रुपया है या पेन का दाम 100 रुपया है मान लिए। अगर हमारा मन किया तो हम लोग 100 रुपया ना मान करके आराम से हम लोग y रुपया मान सकते हैं। यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया जिसमें कलम के दाम भी मानना मजबूरी है और पेंसिल का दाम भी मानना जरूरी है, दोनों के दोनों जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एगो के दाम 100 रुपया मान लेंगे, तो एक का क्या मानेंगे, y का। अर्थात कलम का दाम 1 से, तो पेंसिल का क्या मान लेंगे, y रुपया, या पेंसिल का दाम y और पेन का दाम, कलम का दाम क्या मानेंगे, 100 रुपया मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि परिस्थिति के अनुसार हम इसको खूब अच्छे से बदल सकते हैं चर संख्या को। तो परिस्थिति के अनुसार जब बदलेंगे तो जैसे चर संख्या पूरा ABCD के अक्षर यानी बड़ा वाला और छोटा वाला जो ABCD है इसका पूरा अक्षर हो गया चर संख्या। उसके अलावे कुछ संकेत होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, साइन, फाई, थीटा, इस सब के सब क्या है, आपको चर संख्या है, क्योंकि इन सभी को हम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। और अचर संख्या की बात कर लें यानी अचर राशि की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी राशि
जिसको परिस्थिति के अनुसार नहीं बदला जा सकता है वह क्या कहलाएगा, अचर राशि कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि कोई पेन 10 रुपया की है और अगर आपके पास परिस्थिति खराब है तो आप कहेंगे कि नहीं ये पेन 5 रुपया की है, परिस्थिति खराब है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको अगर कह दें कि 10 का पेन नहीं है बल्कि 5 का पेन है, तो कहने से आपको तो बदलेगा थोड़ी ना। तो परिस्थिति के अनुसार हम उस चीज को, हाँ अगर मान लीजिए कि आपको परिस्थिति के अनुसार बदलने की कंडीशन अगर बात करें तो कैसे बदलेगा, चर संख्या को बदल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कलम का दाम मान लीजिए कि 100 रुपया माने हैं, अब 1 बोलने में आपको कठिनाई हो रही है, आप बोल रहे हैं 8 रुपया ऐसे बोल रहे हैं, तो आपको वाई अच्छे से बोलना आ रहा है तो आप वाई मान लेंगे आराम से, यानी परिस्थिति के अनुसार इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपको कितना भी, एक पेन का दाम अगर मान लीजिए कि 10 रुपया है तो आपको कितना भी 10 न बोलना आए, आप बोलेंगे मान लीजिए कि पेन का दाम 10 रुपया ना बोल के आप कहेंगे 10 रुपया ऐसे कहे, तो कहने का मतलब है कि 5 रुपया के थोड़ी हो जाएगा, नहीं वो 10 का 10 ही रहेगा चाहे बोलना आया ना। तो परिस्थिति के अनुसार आप इसको नहीं बदल सकते, यानी कह सकते हैं कि अचर संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की जितना संख्याएं हैं 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक और भी दशमलव वाली संख्याएं 1.2 1.5 इस सब के सब संख्याएं क्या है, अचर संख्या है। उम्मीद करते हैं कि चर और अचर संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग बहुपद की फिर से परिभाषा की ओर, एक एक स्टेप को पहले समझेंगे उसके बाद ही बहुपद की परिभाषा क्लियर होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ऐसा पूछा जाता है, तो बहुपद पहचानेंगे तब ना कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए आगे अब देखते हैं चर अचर, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। देखिए कोई भी चर मान का वैसा बीजीय व्यंजक, यानी कोई भी चर मान का, चर माने अभी क्या होता है ABCD का पूरा अक्षर, बड़ा वाला छोटा वाला, फिर उसके बाद सिंबल होते हैं यानी संकेत होते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा साई फाई जितना भी है, इस सब के सब क्या है, चर मान है। ठीक है, तो कोई भी चर मान का, जैसे x वाला y वाला z वाला जो भी बना है तो वो चर मान का वो वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, तो कोई भी चर मान का हम ऐसे लिख लिए 2x² + 3x + 5, तो ये बीजीय व्यंजक है, यानी कह सकते हैं बीजीय व्यंजक किसको, तो चर और अचर संख्या को जब जोड़ घटाव गुना इन सभी रूपों में लिख दिया जाता है तो उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर से समझेंगे बीजीय व्यंजक, जब चर और अचर संख्या को एक साथ मिला करके जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुना के रूप में जब एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये आपको देखिए x² चर संख्या और 2 क्या है, अचर संख्या, और ये दोनों बीच में कोई चीज नहीं था, कौन के रूप में लिखे हैं, गुना के रूप में लिखे हैं। तो कहने का मतलब गुना भी है, जोड़ के रूप में भी लिखे हैं और गुना के रूप में भी लिखे हैं, और घटाव के रूप में मान लीजिए यहाँ पर माइनस कर दिए तो घटाव के रूप में भी, तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। क्लियर है बीजीय व्यंजक। तो देखिए कोई भी चर मान का वो वैसा बीजीय व्यंजक, माने चर मान वाला है, देखिए ये कौन चर मान का है, x का चर मान, इसमें क्या है, x है, तो x चर मान का ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या है अभी हम समझा चुके हैं, जिसमें प्रत्येक चर का घात, देखिए यहाँ चर x है, यहाँ भी x है, तो चर का घात यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो प्रत्येक चर का एक धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक मतलब जैसे 2 है तो 2 पूरा संख्या होना चाहिए और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस में होना चाहिए, यानी कोई चिन्ह नहीं तो क्या है प्लस में, तो धनात्मक मतलब प्लस में और पूर्णांक मतलब पूरा संख्या होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लें कि 2x के पावर 1.2 रहता तो इसको हम बहुपद नहीं कहते, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक भी हो यानी कि प्लस में भी हो
और पूर्णांक यानी पूरा पूरा संख्या भी हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2x² प्लस 3x माइनस 5, ये आपका बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 है तो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। इसका घात कितना है? 1 है तो धनात्मक भी है 1 और पूर्णांक भी है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 2x की पावर -3 प्लस 5x² प्लस 3, ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ ऋणात्मक हो गया घात। चार तो x है लेकिन क्या हो गया? ऋणात्मक घात हो गया, तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2√x प्लस 3x प्लस 4, क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? तो नहीं, ये भी बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और √x का मतलब कि x के पावर 1/2 प्लस 3x प्लस कितना 4, अर्थात 2x के पावर 1/2 कहने का मतलब √अंडर को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2 लिखा जाता है क्योंकि हम लोग को पता है कि √x बराबर घातांक और करने में पढ़े होंगे कि x के पावर 1/2 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर 2x की पावर 1/2 अर्थात 1/2 जो है ये पूर्णांक संख्या नहीं है, माने पूरा पूरा संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। यही चीज तो ये लिखा हुआ है तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। ये भी देखिए बहुपद आपका नहीं होगा, सिर्फ बहुपद कौन होगा? ई होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुपद पहचानना सीख गए होंगे। आपको ध्यान सिर्फ रखना है कि कोई भी चर मान का बीजीय व्यंजक हो जिसके चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, हम समझा दिए अभी, धनात्मक के मतलब कि उसका घात प्लस में होना चाहिए और पूर्णांक के मतलब कि पूरा पूरा संख्या, यानी पूरा पूरा संख्या अगर नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्लियर हो गया होगा और बहुपद आप अच्छे से पहचान लेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है बहुपद के मानक रूप। तो चलिए देखते हैं बहुपद के मानक रूप को। देखिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए बहुपद के मानक रूप, तो देखिए बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं, जरा इस पर ध्यान देंगे कि बहुपद के मानक रूप क्या है। तो देखिए बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप का मतलब होता है कि कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद है जिसके जो चर के घात हैं वह सजा हुआ हो। किस क्रम में? तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लें तो ऐसे लिख लेते हैं 3x के पावर 4, फिर लिख लेते हैं 2x की पावर 5, फिर लिख लेते हैं 3x की पावर 2, फिर लिख लेते हैं 4x के पावर 6 प्लस 2x प्लस 5। ये आपका एक बहुपद है। क्लियर है कि ये आपका क्या है? बहुपद है। जब ये आपका एक बहुपद है तो इसका मानक रूप क्या होगा? तो इस बहुपद का मानक रूप अभी क्या बताए कि बहुपद के जो घात हैं उसको सजा करके लिख देना है। मतलब कि या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, एक निश्चित वे में। बढ़ते क्रम में लिखे हैं तो पूरा घात बढ़ते क्रम में हो और घटते क्रम में लिखे हैं तो पूरा घात घटते क्रम में ही हो। तो चलिए हम लोग देखिए लिख लेते हैं। सबसे बड़ा वाला है 4x के पावर 6, 4x की पावर 6। उसके बाद कौन है घात वाला? 2x के पावर 5, इससे छोटा। फिर इससे छोटा कौन है? 3x के पावर 4। उसके बाद कौन है? 3x की पावर 2 है। फिर कितना है? 2x और फिर कितना है? 5 हो गया। अर्थात यह जो आपको दिख रहा है ये आपका बहुपद का मानक रूप हो गया। तो किस बहुपद का? तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस बहुपद का ये हो गया आपका मानक रूप। ये जो ऊपर लिखे हैं इस बहुपद का क्या हो गया? मानक रूप। तो बहुपद के मानक रूप का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा घात, बहुपद के मानक रूप का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते क्रम में उसके घात को सजा लें या तो
घटते क्रम में उसको घात को सजा लें, वही आपका बहुपद का क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बहुपद का घात किसको कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा चीज है, बहुपद का घात। तो देखिए बहुपद का घात, और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि एक बहुपद दे देगा और बोलेगा कि इस बहुपद का निम्नलिखित में से घात कितना है। देखिए तो बहुपद का घात किसको कहते हैं, बहुत सिंपल सा है, इसको समझना भी बहुत सिंपल है। बहुपद का घात, देखिए बहुपद का घात किसको कहते हैं, तो किसी भी चर का जो बहुपद है उस बहुपद में सबसे बड़ा घात को बहुपद का घात कहते हैं। सबसे बड़ा जो पावर है उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 2x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस हो गया 3x प्लस 2, मान लीजिए ये आपका एक बहुपद है। अब इसका घात कितना है, तो इस बहुपद का जो घात है यानी ये 2x की पावर 5 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो घात होगा वो कितना हो गया, 5 हो गया। मैंने सबसे बड़ा जो घात होगा चर का, बहुपद में जो चर का सबसे बड़ा घात है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। बहुपद में जो चर का सबसे बड़ा घात है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात। अगर हम बात कर लें तो 3x की पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस हो गया 2 का जो घात होगा, तो सबसे बड़ा घात कितना है, इसमें 4 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4। अर्थात बहुपद के घात का मतलब कि जो बहुपद में सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा जो घात है, उसी को हम बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का बंटवारा हम लोग कितने भागों में करते हैं तो उसको देखते हैं। चलिए तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे आगे। बहुपद का वर्गीकरण माने बंटवारा। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से, दो प्रकार से हम लोग करते हैं। एक तो बहुपद का वर्गीकरण करेंगे पद के आधार पर। एक वर्गीकरण किस आधार पर, तो पद के आधार पर। और एक जो वर्गीकरण हम लोग करेंगे वह करेंगे घात के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। बहुत सिंपल है, इसकी परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लेंगे उतना ही काफी है। तो देखिए पद के आधार पर, जैसे देखिए पहला होगा एक पदी बहुपद। पहला क्या होगा, एक पदी बहुपद। दूसरा कर सकते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद, फिर चतुर्थ पदी बहुपद, पांच पदी बहुपद। तो एक अगर समझ ले, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, तो इतना ही में आपका काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इतना ही में समझ जाएंगे आप। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है उसको समझ लेते हैं। तो एक होता है शून्य बहुपद, उसके बाद फिर शून्य बहुपद, उसके बाद फिर एक होता है अचर बहुपद। एक क्या होता है, अचर बहुपद। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। देखिए इसमें पहले हम लोग समझते हैं। देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक बहुपद है, ठीक है। अब इसमें जो पद किसको कहते हैं, पहले पद जानिए तब हम पद के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए जो बहुपद है वो बहुपद में जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग होता है। कोई बहुपद है, बहुपद में जो भाग प्लस और माइनस के द्वारा अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बीच में प्लस दिया गया तो एक भाग ई अलग हुआ, एक भाग ई। यहाँ पर बीच में प्लस तो एक भाग ई अलग हुआ, एक भाग ई। तो एक पद, दो पद और तीन पद। और भी एग्जांपल लेते हैं, 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देख लीजिए तो ई आपको किसके द्वारा, माइनस के द्वारा अलग हुआ, ई दोनों, फिर ई प्लस के द्वारा ई और उसके बाद प्लस के द्वारा ई। तो इसमें देख लीजिए माइनस और प्लस के द्वारा जो अलग होता है उसी को हम पद कहते हैं। जो बहुपद है, बहुपद में जो माइनस प्लस के द्वारा जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, जो अलग होते हैं, वही पार्ट को हम पद कहते हैं। उसी पार्ट को क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो चलिए एक पदी बहुपद देखते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें
आप लोग हम बोलेंगे तो आप लोग को अगर नोट करना होगा आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में खुद से। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक पदी बहुपद को, तो 2x ले लिए एक पद है, 5x स्क्वायर ले लिए एक पद है, 6y लिख लिए एक पद है, तो इस सब के सब एक पदी बहुपद कहलाएंगे क्योंकि इसमें एक पद है सिर्फ, क्योंकि प्लस माइनस से अलग थोड़ी हुआ है कि दो पद हो जाएंगे। द्विपदी बहुपद तो जिसमें सिर्फ कितने पद हैं, दो पद हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, प्लस से देखिए ई अलग हुआ और ई अलग, तो कितने पद हुए इसमें, दो पद, तो इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये कितने पद हो गए, 1 2 और 3, तो यहाँ एक पद हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पर कितने पद हो गए, दो पद, तो द्विपदी बहुपद हो गए। और त्रिपदी, तो ये जो लिखा हुआ है ये आपको त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। देख लीजिए एक पद, दो पद और ये कितने पद हो गए, तीन पद, तो ये हो गया क्या, त्रिपदी बहुपद। ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद का ही उदाहरण है। तो चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए शून्य बहुपद क्या है, तो देखिए शून्य बहुपद का मतलब इस प्रकार के बहुपद को जिसका मान समझिए कि शून्य होता है, बस लिखने का तरीका समझना है। तो देखिए हम इस प्रकार के बहुपद को शून्य बहुपद कहेंगे। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2x, ये देख लीजिए इसमें 0 से अगर इसमें गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा, फिर इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये दोनों जो गुना करेंगे तो 0, ऐसे तो 0 आएगा। तो सिर्फ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं अचर बहुपद। तो अचर बहुपद किसको कहते हैं, तो वो वे बहुपद जिसमें सिर्फ एक वास्तविक संख्या शामिल हो। जैसे अगर एग्जांपल समझ ले तो एग्जांपल के रूप में 2 है, 5 है, रूट अंडर 10 है, 15 है, ये बहुपद कहलाएगा, लेकिन इसको हम अचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अचर बहुपद कहेंगे। क्यों, अब सोच रहे होंगे आप कि सर ये तो चर है नहीं इसमें शामिल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0, तो 2 और x की पावर 0 का मतलब कि किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान कितना, 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ना होगा, तो इसको इतना भी 5 के भी तो 5x की पावर 0, फिर रूट 10 के भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 10 के ऐसे रूट 10 x की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं खूब आराम से, तो कह सकते हैं कि बहुपद होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल उठ रहा होगा कि सर रूट अंडर वाला क्या आप नहीं बताए थे कि रूट अंडर वाला बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। अब क्यों होगा, इसका वजह क्या है कि बहुपद होगा, क्योंकि ये आपका वहां लिखा हुआ था कि चर का घात, अचर का घात नहीं, तो 10 जो है कौन सी है, अचर संख्या है, इसलिए समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पद के आधार पर जो बहुपद का वर्गीकरण है वह अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग घात के आधार पर। तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए घात के आधार पर देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो देखिए घात के आधार पर जो होगा वो इस प्रकार से, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, फिर उसी प्रकार से द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, फिर उसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद, इस तरह से। तो देखिए एक घाती बहुपद, बहुपद का घात अगर सबसे बड़ा पावर 1 है, माने घात 1 है, हम बताए थे कि घात के मतलब सबसे बड़ा पावर, तो जिस बहुपद का घात 1 है चाहे उसमें कितने पद हो कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए 2x प्लस 5 पद तो 2 है, लेकिन इसके में 4 का घात कितना है, 1 है, तो इसलिए एक घाती बहुपद कहलाएगा। देखिए 5y प्लस 3 लिख लेते हैं, तो ये भी देखिए 4 कौन है, खाली y, और y का घात कितना है, 1 है, तो इसको हम एक घाती बहुपद कहेंगे कि नहीं कहेंगे। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद देखिए किसको कहेंगे, तो द्विघाती बहुपद देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। और भी हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद को। तो देखिए त्रिघाती सबसे बड़ा घात 3 है, अगर हम इसे लिख लें कि 3x की पावर 3 प्लस 5x
5x स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है 3, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से सबसे बड़ा घात अगर 4 है तो चतुर्थ घाती बहुपद, सबसे बड़ा घात अगर 5 है तो 5 घाती बहुपद। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुपद का वर्गीकरण क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे बहुपद के मान को, देखेंगे कि बहुपद के मान कैसे निकालते हैं। देखिए बहुपद के मान से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखिए बहुपद के मान का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। कोई भी बहुपद है उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। बहुपद का मान, तो देखिए बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि कोई px एक बहुपद है, ठीक है, px बहुपद है और px एक बहुपद है और x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालना है, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालना है, तो जो pa का मान होगा वही मान इस बहुपद का मान कहलाएगा। चलिए फिर से समझते हैं। मान लीजिए px कोई बहुपद है, ठीक है, px क्या है, कोई बहुपद है और कोई संख्या a है जो x की जगह पर रखे ना तो इसका कोई मान निकले, तो x बराबर a पर उस बहुपद का मान कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए px बराबर ले लिए, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, तो px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख लिए। तो अब यहां पर मान लीजिए कि x बराबर 5 पर px का मान, px मैंने बहुपद का मान निकालना है, ठीक है। देखिए इसको तरीका हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x बराबर 5 पर px का मान पूछ सकता है, या डायरेक्ट p और x बराबर 5 के मतलब x के ऊपर 5 रखाएगा तो डायरेक्ट p5 का मान भी पूछ सकता है, तो दोनों एक ही होगा। तो चलिए देखिए हम p5 अर्थात x के ऊपर कितना रख दिए 5 रख के निकालते हैं, तो 3 गुने x के ऊपर 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुने हो गया 5 और प्लस फिर कितना हो गया 5, तो 3 गुने 5 कितना हो गया 25 प्लस 5 गुने 10 प्लस 5, 25 कितना हो जाएगा 75 प्लस 10 प्लस 5, अब कितना हो जाएगा 75 और 10 85 85 5 कितना हो जाएगा 90। यानी कहने का मतलब कि देखिए ऑब्जेक्टिव में भी काफी सारा क्वेश्चन इससे दिया गया है, कहने का मतलब कि p5 का मान निकला, x के जगह पर खाली रख देना है उसके मान को और सोल्व कर देना है। वही जो हुआ यही जो 90 हुआ x बराबर 5 पर बहुपद का मान हुआ, इस बहुपद का कुछ हुआ मान हो गया x बराबर कितना पर 5 पर इस बहुपद का मान हो गया। तो चलिए अब अगला पॉइंट एक और हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं बहुपद का जो मान है समझ में आया वो कैसे निकला। बस x के ऊपर उसको रख देना, जितना पर निकाले 10 पर कहे तो x के ऊपर 10 रख देंगे। अगर ऐसे पूछ दे कि p 10 तो x के ऊपर 10 रख के मान उसका निकाल देंगे, वही उसका बहुपद का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक। तो देखिए बहुपद के शून्यक किसको कहते हैं से देखिए आगे शून्यक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब में। देखिए पूरा थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद चैप्टर अच्छे से बन जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो देखिए बहुपद के शून्यक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यक, देखिए बहुपद के शून्यक जैसे मान लीजिए कि कोई px एक बहुपद है, ठीक है, अब इसका शून्यक कैसे निकलेगा, तब px कोई बहुपद है तो आपको क्या करना है कि कोई ऐसा मान खोजना है x का जो ये px बराबर 0 कर दे। इसका मतलब क्या कि कोई भी बहुपद है जेकरा में x के कोई ऐसा मान है जो बहुपद के मान शून्य कर दे। बहुपद के मान निकालने के लिए सीखे थे तो उस बहुपद का मान क्या कर दे 0 कर दे। जैसे एक बहुपद हम ले लेते हैं px, देख लीजिए उसी को जो मान 0 कर दे बहुपद के मान को वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे देख लीजिए px बराबर हम ले लिए 2x स्क्वायर, एक बहुपद हम ले रहे हैं px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस ले लिए कितना 18 ले लेते हैं, ठीक है।
2x² प्लस 5x माइनस 18 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको में कौन ऐसा मान है जो ऐसे पूछेगा कि px बराबर इतना दिया गया है, इतना का निम्नलिखित में से शून्यक कौन है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक और तरीका है गुणनखंड के द्वारा, तो 2 नंबर में पूछा जाता है वहां पर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट में सिर्फ जान लीजिए कि शून्यक कहते किसको, क्योंकि डिफिनेशन पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में आएगा तो उसको डिस्कस किया जाएगा, तो डिफिनेशन को नहीं समझिए कि शून्यक कहते किसको है। हम यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, और x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए p x के ऊपर 2 रख लिए, 2 और 2 के स्क्वायर प्लस हो गया 5 गुने 2 माइनस कितना 18, 2 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस कितना 18, 4 दूनी 8 प्लस 10 माइनस कितना 18, 10 8 18 माइनस 18 बराबर कितना हो गया 0। अर्थात p x का मान जो है वो आया कितना 0 आया, कितना पर x बराबर 2 पर, कितना पर आया x बराबर 2 पर। तो अभी हम क्या बताएं कि किसी भी कोई भी वैसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, मतलब बहुपद के चर का वैसा मान, बहुपद के चर, देखिए बहुपद में कौन सा चर था x था, तो बहुपद के चर का वैसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे, बहुपद के चर का वैसा मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे शून्य कर दे, वही बहुपद का क्या कहलाता है शून्य कहलाता है। तो इस बहुपद का शून्य कौन है 2 होगा। अगर 3 रखे और 3 भी अगर 0 ले आए तो भी उसका शून्य, 4 रखे 4 भी 0 तो वो भी शून्य। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी बहुपद है उसमें जो चर है उस चर के पास उस मान को रखेंगे, और रखने के बाद अगर उसके मान को शून्य कर दिया बहुपद के मान को, तो उसी को हम क्या कहेंगे बहुपद का शून्यक कहेंगे, उसी को बहुपद के क्या कहेंगे शून्यक कहेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ज्यादा, इसलिए आज हम लोग यहीं तक थ्योरी रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग एक और वीडियो लगेगा जिसमें इस चैप्टर का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, और लाइक भी कीजिए।